दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण केस के बारे में। और दोस्तों यह केस ऐसा था कि इसके लिए अब तक की सबसे बड़ी बेंच यानी सर्वोच्च अदालत की अब तक की सबसे बड़ी बेंच को बैठना पड़ा। दोस्तों 13 जजों की बेंच ने इस केस पर फैसला सुनाया था। दोस्तों अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में जो विवाद हुआ था उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी बीते 24 अप्रैल को केशवानंद भारती केस का 50 वर्ष हो गया है। इसलिए आइए जानते हैं कि यह केशवानंद भारती ये जो वाद था, यह जो मामला था, क्या था, इसको समझने का प्रयास करते हैं। संविधान की बुनियाद में संसद नहीं कर सकती है बदलाव। दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था और संविधान के बुनियादी ढांचे की अवधारणा को विकसित किया। संविधान की बुनियाद में संसद नहीं कर सकती है बदलाव, इस मील के पत्थर निर्णय को 50 साल पूरे हो गए हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मुकदमा, जिसने भारतीय संवैधानिक ढांचे की सर्वोच्चता प्रस्थापित की, ऐतिहासिक निर्णय की आधी सदी बीत चुकी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन थे केशवानंद जी। दोस्तों केशवानंद भारती 1940 में जन्मे और 1961 में एडनीर मठ के प्रमुख बने। केशवानंद भारती को आदि शंकराचार्य के 4 प्रथम शिष्यों में से एक टोटकाचार्य की परंपरा से जुड़ा माना जाता है। उन्होंने 19 साल की उम्र में संन्यास लिया था। वे यक्षगान सहित कन्नड़ संस्कृति, संगीत और कला के संरक्षण के लिए भी जाने जाते थे। 79 वर्ष की उम्र में सितंबर 2020 में उनका निधन हो गया। दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारत में संविधान ही सर्वोपरि है, इसके मूल ढांचे को तोड़ा नहीं जा सकता है। संसद भी इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। संसद भी इसमें बदलाव या संशोधन करके बदलाव नहीं कर सकती है। जिस केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, आज उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 13 जजों की सबसे बड़ी संविधान पीठ, दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने इस मुकदमे को सुना। इनमें से 7 ने निर्णय के पक्ष में और 6 ने खिलाफ मत देकर बेहद करीबी बहुमत से संविधान के मूल ढांचे को स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मुकदमे के 50 साल पूरे होने पर एक विशेष वेब पेज भी शुरू किया। इस पेज में मुकदमे से जुड़े दस्तावेज, बहसों, लिखित जवाबों और निर्णय आदि को उपलब्ध करवाया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर के असहमति की आवाज़ भी 50 साल के इस जश्न से ठीक पहले सुनी गई थी, जब इसी साल 12 जनवरी को उपराष्ट्रपति महोदय ने इसका विरोध भी किया था। आइए देखते हैं यह मुकदमा क्या था। क्या है कि केरल सरकार ने एक कानून लेकर के आया। केरल सरकार भूमि सुधार कानून 1969 लेकर के आई। इसके तहत कासरगोड में स्थित एडनीर मठ पर कब्जा करना चाहती थी। इस मठ के पास काफ़ी सारा ज़मीन था और उस समय भूमि सुधार कानून के तहत एक सीमा से अधिक ज़मीन को राज्य सरकार अधिग्रहित कर लेती थी। तो केरल सरकार भूमि सुधार कानून 1969 के तहत कासरगोड में स्थित एडनीर मठ पर कब्जा करना चाहती थी। यहाँ के शंकराचार्य केशवानंद ने इसका विरोध किया। वे मठ का प्रबंधन अपने पास रखना चाहते थे ताकि सरकार का इसमें हस्तक्षेप न हो। फरवरी 1970 में उन्होंने मुकदमा दायर करके केरल सरकार के कदम को अपने धर्म, संपत्ति और अन्य मूल अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। क्योंकि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सबको अपना धर्म से संबंधित मानने का, उपासना की पद्धति को मानने का अधिकार है, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, ये सब मूल अधिकार है। इनका उल्लंघन संसद भी नहीं कर सकती। इसलिए यह आधार बना करके केशवानंद ने कोर्ट में याचिका दायर की। 31 अक्टूबर 1972 को मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, जो 23 मार्च 1973 तक यानी 5 महीने तक चली। मुकदमा 68 दिन सुना गया और याची की ओर से नानी भाई पालकीवाला के नेतृत्व में और फली एस नरीमन और सोली सोराबजी के सहयोग से यह मुकदमा लड़ा गया। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो 2 दशक से संसद और न्यायपालिका के बीच जारी संघर्ष की पृष्ठभूमि में यह मुकदमा लड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट फरवरी 1967 में ही गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार और अन्य मुकदमे में साफ कर चुकी थी कि संविधान से नागरिकों को मिले अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती।
इस पर संसद ने एक संशोधन किया जिसके तहत यह संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती थी। कानून भी पास किया गया कि न्यायपालिका इन पर पुनर्विचार नहीं कर सकती। उस दौरान केंद्र सरकार भूमि सुधारों के लिए संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए कदम उठा रही थी, जबकि नागरिकों को संपत्ति का मूल अधिकार मिला था। यह अधिकार 1978 में खत्म हुआ और यही अधिकार केशवानंद भारती मुकदमे में मुख्य विषय था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में निर्णय देते हुए कहा कि मूल अधिकार संविधान संशोधन के तहत खत्म नहीं किए जा सकते। हालांकि संपत्ति के मालिकाना हक को सीमित करने के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया। यह साफ किया कि संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे को तोड़ने या बदलने वाले नहीं हो सकते। 13 जजों ने इस मुकदमे में 11 निर्णय किए। 4 जजों ने निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं किए। तत्कालीन चीफ जस्टिस सर्वमित्र सिकरी ने कहा कि मूल अधिकारों को किसी भी दशा में निरस्त नहीं किया जा सकता। हालांकि इन्हें जनहित में तार्किक ढंग से संक्षिप्त किया जा सकता है। संविधान के हर प्रावधान को संशोधित किया जा सकता है, पर इसकी बुनियाद और भावना को क्षति या तबाह नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसी केशवानंद भारती वाद के साथ वाद पर निर्णय देते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे की अवधारणा को विकसित किया। जानिए इस निर्णय का कैसे हुआ व्यापक असर। सरकार पर क्या असर हुआ। अप्रैल 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने जस्टिस अजीत नाथ अरे को सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस घोषित किया, जबकि जस्टिस जयशंकर, मणिलाल सेलट, जस्टिस के.एस. हेगड़े और जस्टिस ए.एन. ग्रोवर उनसे वरिष्ठ थे। यानी जो वरिष्ठता की परंपरा चली आ रही थी उसके खिलाफ तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने जस्टिस अजीत नाथ अरे को सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बना दिया। तीनों ने निर्णय के पक्ष में मत दिया था। सरकार ने इनकी वरिष्ठता को नज़रअंदाज कर सुपरसीड कर दिया। दूसरा, संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 26 जनवरी 1951 को अस्तित्व में आने के बाद से अब तक 102 बार संविधान संशोधन हुए हैं। अब तक तो 104 बार हो गए शायद। इनमें से 60 से अधिक केशवानंद भारती मुकदमे के बाद हुए और बीते 50 साल में सुप्रीम कोर्ट ने 16 बार इन संशोधनों को संविधान के बुनियादी ढांचे की कसौटी पर परखा है और 7 बार इन्हें ढांचे के विपरीत पाया है। न्यायपालिका पर क्या प्रभाव पड़ा। तो न्यायपालिका की शक्तियां कम करने के लिए लाए गए कानून और संशोधनों में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय का उपयोग किया। 2014 में हुए 99 संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 2015 में खारिज कर दिया। इस संशोधन के तहत जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना। हालांकि इसे कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने का प्रयास बताया गया। इसके अलावा भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े संशोधनों को आंशिक रूप से खारिज किया। विशेषज्ञों के अनुसार वही इससे खारिज हुए जो न्यायपालिका को विषय पर न्यायिक पुनर्विचार करने से रोकते थे। इन्हें संक्षिप्त में कहें तो 1973 में केरल सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून बनाए। इन कानूनों के जरिए सरकार मठों की संपत्ति को जब्त करना चाहती थी। जैसे ही एडनीर मठ के मुखिया केशवानंद भारती को इसकी जानकारी हुई, वह सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 26 हमें धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार देता है। ऐसे में सरकार ने इन संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए जो कानून बनाए हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस तरह कानून में बदलाव को लेकर केशवानंद ने केवल केरल सरकार ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी की सरकार को भी चुनौती दी थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केशवानंद भारती के विरोध में आए। इसकी वजह यह थी कि केशवानंद के समर्थन में फैसला आने से इंदिरा गांधी सरकार अपने मन मुताबिक फैसले लेने के लिए संविधान को नहीं बदल पाती। इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा, यही कि सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन बुनियादी ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। तो बुनियादी ढांचे की अवधारणा को विकसित किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। सरकार संविधान की मूल भावना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का जो मामला है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि फेमस हो गया। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।